ये जो इमेज आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज़ द इमेज ऑफ साइटोस्केलेटन। ये पूरा सेल है और इस सेल के अंदर ये जो ग्रीन कलर का और रेड कलर का आप देख रहे हो, दीज आर एक्चुअली फिलामेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना रहे हैं। ये रेड कलर के फिलामेंट्स हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर के फिलामेंट्स हैं, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और मिल करके एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं। उसी नेटवर्क को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। सो ये एक्चुअली 3 तरह के फिलामेंट होते हैं। मेन 3 फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों ही प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये यहाँ पे दिस इज़ वन एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे मानो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो मिल करके सारे एक्टिन प्रोटीन्स मिल करके एक लंबा सा फिलामेंट बना रहे हैं। उस फिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आपस में कनेक्ट करके एक लंबा सा फिलामेंट बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। यहाँ पे बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन जो लंबे लंबे प्रोटीन होते हैं ना, उनको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। और एक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के होते हैं, उनको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन आपस में इंटरट्वाइन या ट्विस्ट हो रखे हैं एंड दे आर मेकिंग दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो तीनों फिलामेंट प्रोटीन से मिलकर के बने हैं। एक्टिन फिलामेंट बहुत सारे इंडिविजुअल एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बना है। माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बना है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, वो आपस में ट्विस्ट करते हैं और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह के फिलामेंट हैं जो कि आपस में मिल करके एक कनेक्ट करके पूरा नेटवर्क बनाते हैं। इसी नेटवर्क को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस पिक्चर में, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो ये थ्रेड शेप स्ट्रक्चर, जो ये ग्रीन कलर के फिलामेंट्स हैं, ये ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये एक्चुअली फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी बोलते हैं इसको। इसमें हम कुछ कुछ स्टेन डालते हैं और वो स्टेन जा कर के ये फिलामेंट्स के साथ बाइंड कर जाता है। फिर आप उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रख के देखोगे तो वो लाइट एमिट करता है। वो फिलामेंट्स लाइट एमिट करेंगे, वो स्टेन लाइट एमिट करेगा, तो आपको ये ग्रीन और रेड कलर में दिखेंगे। सो इस तरह से आप साइटोस्केलेटन को देख सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप रख के। यू कैन विजुअलाइज कि कैसे दिखता है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन का पर्पस क्या है, कि क्यों होते हैं सेल के अंदर, इसका क्या काम होता है। जैसे आपका बॉडी का स्केलेटन होता है ना, मतलब बहुत सारे बोन्स आपस में मिल कर के स्केलेटन बनाते हैं और वो स्केलेटन फिर आपकी बॉडी को एक शेप देता है, आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रेंथ देता है। अगर वो स्केलेटन नहीं होगा बॉडी के अंदर तो होल्ड करने के लिए भी कुछ सॉलिड चीज़ नहीं होगी। ऐसे ही जो साइटोस्केलेटन है उसका भी यही काम होता है सेल के अंदर, कि वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ विलाई। तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो मतलब फ्लैट नहीं होती है, उसमें ऐसे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे फोल्डेड है वो। तो इन फोल्ड्स को ही हम विलाई कहते हैं। अब इन फोल्ड्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उन सेल की जो ये अपाइकल पोर्शन या जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें बहुत सारे और फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को फिर हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो बेसिकली ये आपका सेल है और इसका ऊपर वाला मेम्ब्रेन फ्लैट नहीं है बट फोल्डेड है, तो दीज आर माइक्रोविलाई। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये माइक्रोविलाई फोल्डेड क्यों होते हैं, बिकॉज़ इनके फोल्ड्स के अंदर एक्टिन के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट मिल करके ऐसे बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक सीरीज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको इसकी शेप लेनी पड़ती है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपका जो फिलामेंट्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है। वो जिस तरह से अरेंज्ड है उसी तरह से वो सेल का शेप बनता है। Another function of cytoskeleton is in cell division.
At the time of cell division, new actin filaments form. मतलब somewhere here नए नए एक्टिन फिलामेंट्स बनते हैं और ये फिलामेंट्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि यहाँ पे एक रिंग बनती है एक्टिन की, एक्टिन और मायोसिन की रिंग बनती है। एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स होते हैं और ये दो प्रोटीन्स मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे ये मसल को मूव कराने में मदद करते हैं। यहाँ पे भी ये एक तरह से मूवमेंट ही क्रिएट कर रहे हैं बाय कंस्ट्रिक्टिंग दिस पोर्शन ऑफ द सेल। और बेसिकली ये एक तरीका है सेल डिविजन करने का कि आप एक रिंग बनाओ बीच में और फिर वो रिंग छोटी होती जाएगी एंड एट लास्ट वो पूरा पिंच ऑफ हो जाएगा और दो सेपरेट सेल्स बन जाएंगे। तो ये साइड व्यू है, अगर आप इसको सेल को सामने से देखो तो आपको एक सर्कल दिखेगा, ये मतलब एक्टिन और मायोसिन का रिंग है और ये रिंग छोटा होता जा रहा है एंड एट लास्ट दो सेपरेट सेल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से सेल डिवीजन में साइटोस्केलेटन मदद करता है। Another function of cytoskeleton is cell migration. For example, हमारे ब्लड वेसल के अंदर WBCs होते हैं, जैसे RBCs होते हैं वैसे WBCs होते हैं। सो बेसिकली कुछ तरह के WBCs होते हैं जो कि ब्लड वेसल के बाहर माइग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाता है और वो अभी टिश्यूज़ में पड़ा है वो बैक्टीरिया, तो उसको सिग्नल मिलता है WBC को एंड देन दिस WBC विल मूव आउट ऑफ द ब्लड वेसल और देन इट गोज़ टू द प्लेस जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और फिर जा कर के वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। बेसिकली दिस इज़ हाउ द WBCs defend our body. One of the ways in which WBC defend our bodies from outside pathogens or outside microorganisms. तो ये जो माइग्रेशन हो रही है सेल की, WBC जो माइग्रेट करके ब्लड वेसल से बाहर जा रहा है टूवर्ड्स द बैक्टीरिया, इस माइग्रेशन को कराने में भी साइटोस्केलेटन की मदद पड़ती है। देन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना है विद इन द सेल, तो वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं एंड देन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है ना कि जब प्रोटीन्स बनते हैं सेल के अंदर, नए नए प्रोटीन्स बनते हैं, तो वो प्रोटीन पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। तो आप देखोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, उस वेसिकल के अंदर सामान पड़ा होता है, कोई प्रोटीन्स पड़े होते हैं और ये वेसिकल यहाँ से निकल के जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से उठा करके उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पहुँचाना, ये काम माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, साइटोस्केलेटन का होता है। इवन सिर्फ वेसिकल्स को नहीं बल्कि ऑर्गेनल्स को भी। सो सपोज़ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पड़ा है और इस माइटोकॉन्ड्रिया को उठा करके सपोज़ यहाँ रखना है, तो वो काम भी साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स करते हैं। तो कौन से ऑर्गेनल को कहाँ पोजीशन करना है, उसकी क्या प्लेस है, कौन से चीज़ को कहाँ उठा के कहाँ रखना है, वो सारा काम जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ ऑल्सो done by these cytoskeletal elements. So this is the filament, so this is microtubule और इसके ऊपर ये मोटर प्रोटीन वॉक करके जा रहा है। सो ये मोटर प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ATP को कंज्यूम करते हैं और उससे अपनी मूवमेंट को पावर करते हैं एंड ये मोटर प्रोटीन इसको कैरी कर रहे हैं, इस वेसिकल को, इस वेसिकल के अंदर जो भी प्रोटीन और जो भी चीज़ें पड़ी होंगी। बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल एक तरह से वो पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, हाईवे के जैसे ट्रैक्स प्रोवाइड कर रहा है एंड ये जो पर्टिकुलर मोटर प्रोटीन है, इट कैन कंज्यूम ATP, कैन वॉक ऑन दोज पाथवेज, कैन वॉक ऑन दोज माइक्रोट्यूब्यूल
एंड अपने ऊपर वो कार्गो भी कैरी कर सकता है। कार्गो मतलब ये जो वेसिकल है उसको भी कैरी कर सकता है। और इसकी जगह, इस वेसिकल की जगह कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है या फिर कोई क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, मतलब कोई सेल ऑर्गेनल। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि सेल के अंदर जो इतना क्राउड है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनल्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको सॉर्ट आउट करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, इस पूरे केओस को या इस पूरे क्राउड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को उनकी प्लेस में रखना, ये काम भी साइटोस्केलेटन का होता है। सो दैट वाज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। नाउ एज आई सेड, ये सेल माइग्रेशन में मदद करता है। WBCs का मैंने एग्जांपल दिया। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में जैसे फ्लैजिला होते हैं, सीलिया होते हैं, उन फ्लैजिला सीलिया के अंदर भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। हमारे अंदर भी जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, जैसे ये जो विंड पाइप या ट्रैकिया जो होती है, उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो सीलिया के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली वो सीलिया जो बीट करता है या जो सीलिया की मूवमेंट होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से होती है। तो अगर आप ये फ्लैजिला को काट के देखोगे तो आपको इसके अंदर ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे 2-2 के पेयर्स में ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये 3-3 के पेयर्स में प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका डिटेल में डिस्कशन आई विल डू इन सम अदर वीडियो। यहाँ पर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि सीलिया और फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि उसको मूव करने में मदद करते हैं। और फिर सीलिया फ्लैजिला मूव होते हैं तो पूरा बैक्टीरियल सेल मूव कर सकता है। या फिर हमारे अंदर, हमारे केस में जैसे सिर्फ म्यूकस को पुश करने में, ऊपर की तरफ पुश करने में, बाहर निकालने में बॉडी से, उसमें मदद करता है सीलिया। तो इस तरह से सीलिया का यूज़ होता है। सो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल मदद करते हैं ये सीलिया और फ्लैजिला की बीटिंग में, मूवमेंट में बेसिकली। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स। सो दीज आर सेंट्रियोल्स। ये 2 सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से 90 डिग्रीज में प्रेजेंट होते हैं, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं। These centrioles, they are made up of microtubules. देन इन सेंट्रियोल्स के आसपास ये जो आप ऑरेंजिश टोन में, लाइट ऑरेंजिश टोन में देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो बेसिकली आपके पास सेंट्रियोल है और उसके अराउंड ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, या जिसको हम, जो कि बेसिकली प्रोटीन्स का बना हुआ है, इसको हम टोटल मिला करके सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम इज़ अ सेल ऑर्गेनल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही सेंट्रोसोम होता है। इस सेंट्रोसोम का फंक्शन ये होता है कि ये नए माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। यहाँ पे एक एक करके ट्यूबुलिन प्रोटीन जुड़ करके असेंबल करते हैं और ये फिलामेंट बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। और ये हर डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि ऐसे रेडिएट आउट हो रहे हैं। तो दिस सेंट्रोसोम इज़ एक्चुअली जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज करते हैं। तो इसमें जो ये डायग्राम है, सो यहाँ पे दिस पोर्शन हेयर, दिस इज़ सेंट्रोसोम, और यहाँ से ऐसे अराइज कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड एक्टिन फिलामेंट्स आप देखोगे हमेशा कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे नीचे ही। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं बेसिकली शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो बाहर से अगर कोई पुश आ रहा है या कोई स्ट्रेस कंडीशन आ रही है तो उसका वो शॉक अब्जॉर्प्शन इंटरमीडिएट फिलामेंट करते हैं ताकि वो सेल डिफॉर्म ना हो। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। 3 तरह के फिलामेंट्स हैं, एक्टिन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 फिलामेंट्स जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं, ये आपस में नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। और साइटोस्केलेटन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे it helps in giving a shape to the cell, structure, strength, helps in shock absorption, deformation से prevent करते हैं, सेल डिवीजन, सेल माइग्रेशन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, अधीशन कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं, सीलिया फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल का पार्ट होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में मदद करते हैं। तो
माइटोटिक स्पिंडल इज़ बेसिकली जो आपको डीएनए सेपरेट करने में, जो डीएनए की कॉपीज़ हैं उनको सेपरेट करने में जो मदद करता है, दैट इज़ माइटोटिक स्पिंडल. दिस आई विल टेल इन सेल डिविजन टॉपिक. तो ये कुछ फंक्शंस हैं. तो अगर साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा सेल. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइटोस्केलेटन विद इन द सेल.